हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज में केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं सोचा क्यों ना आपके एग्जाम का कुछ क्वेश्चंस लाऊं, जिससे आपको भी पता चल जाए कि हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं और उसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज आपके ही एग्जाम का क्वेश्चंस लाया गया है और आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, आप आत्म आकलन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला बात करते हैं कि हैलोजन की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा रहे थे तो हैलोजन के बारे में बताए थे कि हैलोजन क्या होता है। बताए थे जिसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हैलोजन बोलते हैं। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, जीरो ग्रुप या निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना, मैं इसमें बता दूं कि दोनों तरह के बच्चे हैं, दोनों लैंग्वेज के, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान में रखेंगे कि वो अपना पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनेंगे और वो नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में बोलते जाऊँगा, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया? हिंदी वाले बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे और इंग्लिश वाले बच्चे वॉइस पे, मतलब आवाज़ पे ध्यान देंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। आवाज़ पे दोनों को ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए, तो इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि हैलोजन के बाद बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हैलोजन। हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हैलोजन। पहला ऑप्शन आपके लिए 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा 8 और इसका है ये वाला 2 है। अब पहले आपका जो एग्जाम होता था ना उसमें 5-5 ऑप्शन दिए जाते थे, तो पहले का एग्जाम का है, ठीक है। थोड़ा पुराना पेपर है बट इसी तरह का क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं, सिर्फ ऑप्शन 4 होते हैं, ठीक है। तो अब समझ गए कि क्या मैं बता दिया कि 7 इलेक्ट्रॉन वाले को, जिसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हैलोजन बोलते हैं। जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त के अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त सारणी में, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। आवर्त सारणी में किस आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन होता है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इन पीरियोडिक टेबल द लास्ट एलिमेंट ऑफ एनी पीरियड। तो क्या बोलते हैं? देखिए पहले तो समझिए, पीरियड बोलते हैं किसको है, ग्रुप किसको बोलते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जो ऐसे लाइन रहता है, ऐसे जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, मतलब कि आवर्त बोलते हैं। और जो ऐसे रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप। ऐसे ही बताया था कि पीरियड पी से और ग्रुप जी से लिखाता है। तो जो बड़ा है वो बैठा रहेगा, चेयर पे रहेगा, बैठा रहेगा, और जो छोटा है वो खड़ा रहेगा। तो इतना तो बात क्लियर हो गया। अब जब पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हीलियम होगा। तो ये जो है पहला आवर्त है, इसको पहला आवर्त बोलते हैं। पहला आवर्त में देखिए, तो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ये जो लास्ट जो वाला एलिमेंट है जो पहले आवर्त का, बाकी सब देखिए ये हीलियम ही जो एक ऐसा है, आप पीरियोडिक टेबल अगर आपको ध्यान होगा तो हीलियम जो है वो पहले आवर्त का सबसे लास्ट एलिमेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हीलियम। ऑक्सीजन तो इधर बीच में पड़ता है, नाइट्रोजन भी बीच में पड़ता है, हाइड्रोजन तो इधर पहला पड़ता है, और क्लोरीन इस तरह से नीचे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन पड़ता है। तो सबसे लास्ट किसी एक आवर्त का सबसे लास्ट एलिमेंट क्या हो गया? आपका हो गया हीलियम। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। इंग्लिश वाले वो लिख लेंगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग। परमाणु आयतन, मतलब कि एटॉमिक वॉल्यूम पे, परमाणु भार पे, परमाणु अणु भार पे, मतलब कि एटॉमिक वेट पे, या अणु भार पे, ठीक है, परमाणु संख्या पे, एटॉमिक नंबर पे, या मोल पे। तो आपको बताए थे कि जो आधुनिक मतलब या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मोस्ले के द्वारा। मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। और मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उन्होंने एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को आधार मानते हुए बनाया है। इसके पहले जितने भी बनाए थे आप जितने भी पढ़े होंगे
मोस्ले से पहले मेंडलीफ बनाए थे, मेंडलीफ से पहले न्यूलैंड बनाए थे, उस मतलब जितने लोग भी बनाए थे उन सब का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन इनका जो मोस्ले का जो आधार था वो परमाणु संख्या था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होते जा रहा है, और जो मैं आपको सब कुछ ये चीज बताया हूँ आप अगर नहीं देखे हैं पीरियोडिक टेबल वाला, तो पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देख लीजिए, वह बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचय की अभिक्रिया नहीं है? इंग्लिश में बोले तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिडक्शन प्रोसेस। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, बोल रहा है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना तो सब लोग बचते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन नहीं हो सकता। तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। आप कल पढ़े थे ना कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन मतलब कि अपचय प्रक्रिया है, और ऑक्सीजन का हटना मतलब कि रिडक्शन प्रक्रिया है। ठीक है, आप इस तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, अपचय और उपचय प्रक्रिया कल का वीडियो किए थे, उसमें आप जाके देख लीजिए कि उसमें किस तरह से समझाया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये देखिए, कह रहा है कि किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंध होने का आवश्यक है, होने के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि इंग्लिश में इसको बोले कि इन एनी कंपाउंड द डबल बॉन्ड इज ड्यू टू या इज नेसेसरी फॉर। डबल बॉन्ड कहने का क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड कहीं भी बनना है तो कैसे डबल बॉन्ड बनता है? तो आपको बताया गया था कि जो डबल बॉन्ड कहीं पे भी बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर साझेदारी होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मतलब कि द्विबंध बनता है अगर 2 का होता है, त्रिबंध बनता है अगर 3 का इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो आप क्वेश्चन कर चुके हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी नहीं, एक की तो नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म की साझेदारी होती है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या करते हैं? पार्टिसिपेटिंग। 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। पेयर मतलब जोड़ा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, तब जोड़ के 1 बॉन्ड बनता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 जोड़ी हो गया ना, 1 जोड़ी 1 और 1 जोड़ी 1, तो 2 युग्म इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करते हैं तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड रहता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछता तो 3 इलेक्ट्रॉन का होता, और अगर सिंगल बॉन्ड होता तो 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर का क्या होता? साझेदारी होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी। इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म के साझेदारी की वजह से बनता है डबल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया गया है किसी तत्व का, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन बिलो। कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बिलो, ये दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2, तो यह तत्व पूछ रहा है कि यह तत्व मतलब यह एलिमेंट क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, धातु है, मेटल है, मिश्र धातु है, कि उप धातु है, कि हैलोजन है। तो मैं आपको बताया था कि जब भी किसी आप कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है तो ये जो लास्ट वाला क्या बताता है? लास्ट वाला बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी अगर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बताए थे कि किसी भी तत्व के या एलिमेंट के बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बताए थे कि अगर उसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन या देन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसका वैलेंसी मतलब संयोजकता बोलते हैं। तो बोले थे कि 1, 2 और 3 संयोजकता वाला जनरली क्या होते हैं? मेटल होता है, मतलब कि धातु होते हैं। 5, 6 और 7 वाले क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसका संयोजकता कितना है। इसका देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 है, और इसको अपने आप को अगर कंप्लीट करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो इसका क्या है? बाहरी इलेक्ट्रॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 है और संयोजकता भी इसका 2 है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और वैलेंसी भी 2 है। तो इस केस में ये क्या होगा? ये देखिए क्या होता है, 1, 2, 3 वाले को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ये मेटल होगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, कि जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? धातु है, मतलब कि मेटल है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें सुझाव दे सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या 23 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी?
इंग्लिश में बोले कि द एटॉमिक वेट ऑफ अ सोडियम इज 23, इफ द एटॉमिक नंबर इज 21, देन हाउ मच विल बी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन सोडियम। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा? तो मैं बताया था कि किसी भी कोई भी एटम है उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु संख्या होता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या को मिला के क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु भार कितना दिया गया है, इसमें परमाणु भार दिया गया है 23 और परमाणु संख्या दिया गया है 21, मतलब कि प्रोटॉन का संख्या दे दिया गया है। प्रोटॉन कहाँ है, सबसे लास्ट में है, तो प्रोटॉन का संख्या कितना दे दिया गया है, 11 दे दिया गया है। तो देखिए ये 11 तो इसमें है, इसमें है, इसमें है और इस मतलब कि इन्हीं तीनों में से कोई आंसर होने वाला है। ये तो दोनों के 12-12 है तो कट गए। अब चलिए न्यूट्रॉन की पता करते हैं, न्यूट्रॉन कितना है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 23 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23 है और प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं 23। ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 12। न्यूट्रॉन कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो न्यूट्रॉन 12 किस किस में दिया गया, इसमें तो नहीं दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। और आपको ये पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन कितना होता है। अगर टोटल द्रव्यमान में से, परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको न्यूट्रॉन का संख्या आ गया। तो 23 में से 11 घटा दिए तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 12, और प्रोटॉन कितना है 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, एक इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में आप पढ़े होंगे कि न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में कि नहीं होता है, सबको पता होगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में जब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, तो आपका हाइड्रोजन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम में कौन कौन सा कण समान हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, अगला देखिए, नाइट्रोजन का कौन सा, कह रहा है नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में यूज होता है। तो जब आप कल मेरा एसिड बेस और सॉल्ट वाला आप क्वेश्चंस अगर देखे होंगे, वीडियो आप देखे होंगे एसिड बेस और सॉल्ट वाला, तो आपको पता होगा कि अमोनिया सल्फेट, मैं बताया था कि अमोनिया सल्फेट जो होता है उसको किसके रूप में यूज किया जाता है, उसको उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, अमोनिया सल्फेट। इस क्वेश्चन को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखने वाला मतलब समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो मैं आपको बताया था जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, तो जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ रहता है, इनके अलावा और कुछ नहीं रहे, हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं मतलब कि जो रिंग के फॉर्म में रहता है। तो आपको मैं बताया था कि बेंजीन जो होता है ना, एक रिंग के फॉर्म में रहता है, इसका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मूला कितना होता है, C6H6। वहां पे हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में इसके बारे में बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एसिटिलीन, ये तो बेंजीन मतलब कि रिंग के फॉर्म में नहीं रहता, ये मीथेन, ये भी रिंग के फॉर्म में नहीं रहता, इथेन भी रिंग के फॉर्म, सब चेन का ऐसे लाइन में रहता है। एथिलीन भी रिंग के फॉर्म में नहीं रहता है। बेंजीन एक सिर्फ है जो क्या है, रिंग के फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप समझ गए, इंग्लिश वाले बच्चे भी और हिंदी वाले बच्चे भी समझ गए। ठीक है, तो बेंजीन जहां भी दिखेगा आपको तो ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। लीजिए, अब से आपसे हाइड्रोकार्बन अभी बता रहे थे और हाइड्रोकार्बन पूछ ही लिया।
तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन किसको बोलते हैं, मैं बताया था ना कि 4 कार्बन वाले C4, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। C4 और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2H2n+2। तो इस फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो कार्बन 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 10। C4H10 वाला जो है वो क्या है, ये ब्यूटेन है। अब इसके पास कितना, देखिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये तो चलिए ये हाइड्रोकार्बन होने का दावा रखता है। अब देखिए ये क्लोरोफॉर्म CCl4 क्लोरोफॉर्म, तो इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन, इसमें भी देखिए क्लोरीन एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ रहेगा, उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एसिटिक अम्ल, इसमें देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो क्या होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला, थोड़ा सा CHOOH ऐसा होता है, ठीक है, या COCHOH, हाँ यही होता है। थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो आप ध्यान में रख लोगे। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन भी आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये एसिटिक अम्ल भी नहीं होगा। अल्कोहल में भी O आता है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ब्यूटेन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ क्या है, ब्यूटेन में, इसलिए यह क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यह सब आंसर नहीं होगा। समझ में आया कि कैसे अब हाइड्रोकार्बन आप कहीं भी पहचान लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है, देखो पता नहीं क्या इनको हुआ, एक ही क्वेश्चंस को एक ही साल में 2 बार पूछ लिए। एरोमेटिक अभी जस्ट समझे थे ना, जो कि रिंग के फॉर्म में रहे, और रिंग के फॉर्म में कौन रहता है, बेंजीन रहता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला भी हम बताया था कि क्या होता है, C6H6। तो इसमें तो देखिए बेंजीन नहीं दिया गया है, तो अब कौन सा होगा, देखिए ये भी जो होता है ना C2H6, ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। C2H6 भी क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेगा। दो एरोमेटिक कार्बन हम लोग को मिल गया, 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल गया, कौन कौन सा, एक बेंजीन और एक C2H6। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कठोर जल में किसकी उपस्थिति होता है। कह रहा है कि इन हार्ड वाटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। तो आपको बताया गया होगा कि हार्ड वाटर में, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये हम नहीं बताए हैं, लेकिन आप ध्यान में रख लीजिए कि हार्ड वाटर जो होता है ना, कठोर वाटर जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे तो बाइकार्बोनेट दिया गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता तो आप आंसर मानते कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कठोर जल होता है, जो हार्ड वाटर होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्या है, कह रहा है कि उदासीन विलयनों में पीएच का मान क्या होगा। तो जब आप एसिड बेस और साल्ट मतलब अम्ल क्षार और वो पढ़ रहे होंगे तब आपको पता होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कि इन न्यूट्रल सॉल्यूशन द पीएच वैल्यू इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो मैं बताया था कि ये पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। यहाँ पे 7 एक बैरियर होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा जो होता है वो क्षार होता है, और जो 7 पे होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन होता है। मतलब कि 7 से नीचे एसिड, 7 से ऊपर बेस, और जो 7 के बराबर होता है वो क्या है, उदासीन होता है। तो ये क्या है, कह रहा है कि पीएच 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो कहाँ तक भाई, पीएच 0 क्या हो गया, पीएच 0 क्या हो गया बताइए, 7 से छोटा है तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, अम्ल हो गया। पीएच 10 ये क्या हो गया, 7 से बड़ा है तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। ये पीएच 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा तो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, क्योंकि बाउंड्री नहीं दिया, 0 से 7 तक यहाँ पे लिखा रहता तो अम्ल होता, और पीएच क्या दिया है 7, तो 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो आप समझ गए क्या करा, उदासीन विलयन आपको चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, 7 वाला, पीएच 7 वाला क्या हो गया, उदासीन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि 10 के पावर -1 m NOH बिलियन में पीएच का मान क्या होता है। देखिए मैं ये आपको नहीं बताया था, ये मेरे से छूट गया था, तो आप समझ लीजिए। पहले पीएच तो बता दिए थे कि जहां पे हाइड्रोजन के किसी भी बिलियन में कितना हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन आयन कितना मौजूद है, वही उसका क्या बताता है, पीएच बताता है, पीएच वैल्यू बताता है, ठीक है। तो पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीएच कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग
H प्लस ये होता है, माइनस लॉग H प्लस। ये सभी बच्चे लिख लेंगे ये फॉर्मूला को, और लॉग आप पढ़ ही चुके होंगे, तो अब आप सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अगर H प्लस पता चल जाए किसी क्वेश्चन में कि H प्लस कितना है, तो आप उसका pH वैल्यू आराम से, pH मान आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में दिक्कत ये है, क्वेश्चन आप अगर देखने चलते हैं तो यहाँ पे NaOH है, तो इसमें NaOH है, तो जो ये दिया गया है ना, ये क्या किसका दिया गया है मात्रा, ये OH का मात्रा दिया गया है, ना कि H का मात्रा दिया गया है। तो आपको पता है कि पूरा जो ये जो स्केल होता है, pH वैल्यू का स्केल होता है, वो 0 से 7 तक वेरी करता है, सॉरी 0 से 14 तक वेरी करता है, न्यूनतम 0 और अधिकतम 14 होता है। तो ये जो दिया गया है मतलब कि टोटल 14, टोटल वैल्यू अगर आप 14 मानते हैं, जैसे टोटल वैल्यू किसी चीज का 100% होता है, वैसे ही अगर आप एसिड बेस अगर पढ़ रहे हैं तो टोटल वैल्यू कितना मानेंगे, 14। तो मानिए कि टोटल वैल्यू 14 है, जिसमें से क्या है 10, तो आपको 10 के पावर -1 दे दिया गया है, कितना ये दे दिया गया है OH का वैल्यू। तो 10 के पावर -14 अगर टोटल वैल्यू होगा, तो 10 के पावर -14 में अगर 10 के पावर -1 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 के पावर -13, ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का मात्रा आ गया। तो हाइड्रोजन का मात्रा यहाँ पे देखिए OH दिया है, इसलिए यहाँ पे अब कैसे पहचानेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, कहाँ पे OH दिया गया। तो देखिए ये बेस है, तो बेस में OH का ही वैल्यू देखा, तो ये OH दिया गया है, तो आपको H निकालना है। अगर H डायरेक्टली दिया रहता तो ये कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो OH आप निकाल लिए, H निकाल लिए, H कितना हो गया, कैसे निकाले कि जितना OH दिया गया है अगर टोटल वैल्यू को OH से डिवाइड कर देंगे तो H का वैल्यू निकल जाएगा, यही प्रोसेस है। देखिए टोटल वैल्यू कितना दिया गया है, टोटल वैल्यू कितना होता है, दिया नहीं गया है, 10 के पावर -14 होता है, इसको 10 के पावर 1 -H से OH से डिवाइड कर देंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 10 के पावर -13 आ जाएगा, ये H का मान आ जाएगा। अब निकाल लीजिए pH वैल्यू। अब क्या जानते हैं आप, pH इक्वल्स टू क्या जानते हैं, pH इक्वल्स टू जानते हैं आप, pH इक्वल्स टू लॉग माइनस लॉग, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस लॉग क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए, लॉग था तो लॉग दे दिए, और H प्लस का वैल्यू कितना आता है, अच्छा ये इसका बेस 10 होता है, ठीक है, ऑलरेडी इसका बेस 10 होता है, 10 के पावर -13। अब देखिए अब क्या जानते हैं, ये जो पावर में रहता है वो कितना इधर गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, -1 गुने -13 लॉग, ये बेस 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 लॉग, ये क्या बताए थे लॉग जब पढ़ रहे थे कि जो नंबर यहाँ पे रहेगा वही नंबर वही यहाँ पे भी रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये 13 को 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +13, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गया, आप pH वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे किसी का भी कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सहसंयोजकता क्या है, सहसंयोजकता मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है। तो हम बताए थे कि 2 तरह का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब कि आयन वाला एक बॉन्ड होता है, और एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कि साझेदारी वाला बॉन्ड होता है। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब कि आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है। और जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड। तो क्या देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो ये तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी, हाँ यही है, बराबर साझेदारी होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे भारी कण कौन है। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया गया था कि जो किसी भी एटम का मास जो होता है उसके नाभिक में मौजूद होता है, और नाभिक में मौजूद क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे भारी जो होता है ना कण, सबसे भारी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन में न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, तो ये आपको बताया गया था कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, बताए थे ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट जब पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा सूत्र लिखवाए थे और बोले थे कि ये सब सूत्र आपसे पूछा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, याद है कि नहीं को बताइए, CCl4। ये किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CCl4। आप ध्यान में रखेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CCl4।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वह होगा। कह रहा है कि इफ द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 8 देन दे विल बी अम्लीय। अम्लीय मतलब बोल रहा है एसिडिक, क्षारीय मतलब बेसिक, उदासीन मतलब न्यूट्रल, और अम्ल और क्षारीय भी। तो अभी क्या हम आपको बताए थे कि देखिए ये पीएच स्केल है, 0 से लेकर कितना होता है 7 14 तक होता है, और बीच में एक 7 होता है। 7 से नीचे क्या होता है, 7 से नीचे क्या होता है अम्लीय मतलब कि एसिडिक, 7 से ऊपर क्या होता है बेसिक मतलब क्षारीय, और 7 क्या होता है दिशा होता है। 8 क्या है 7 से आगे है, इधर है इस साइड में, तो इस साइड में क्या होता है बेसिक होता है मतलब कि क्षारीय। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति में होता है। तो देखिए जल दो तरह से कठोर होता है, एक अस्थायी कठोरता होता है और एक अस्थायी कठोरता होता है। तो जो हार्ड वाटर होता है, जो कठोर जल होता है, वो अस्थायी तरह का उसका कठोरता होता है। तो हम आपको बताए थे कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के उपस्थिति में जो क्या होता है अस्थायी जो कठोरता होता है वो अस्थायी होता है, जो क्या बोलते हैं इसको परमानेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बाइकार्बोनेट कौन सा, ये सी आंसर है। ये सब देखिए तो सल्फेट है, क्लोरेट है, सल्फेट है, तो ये बाइकार्बोनेट, तो यही हो जाएगा सी। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के उपस्थिति में जल क्या होता है कठोर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है। तो जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम आप बताए थे कि जो कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला अपरूप होता है, ये इसका दो काम होता है। एक तो ये कार्बन क्या है अधातु है, अधातु होते हुए भी नॉन मेटल है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसको तो एक यूज करते हैं जो बैटरी होता है, बैटरी वगैरह जो होता है, जो सूखा सेल होता है उसमें यूज करते हैं एनोड के रूप में। और इसको कहाँ यूज करते हैं, और इसको पेंसिल में लिखने के लिए क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, तो एल्केन बताए थे क्या, 3 फॉर्मूला होता है एल्केन, अल्किन और अल्काइन। जल्दी से आपको रिवाइज करा दें, क्या होता है CnH2n प्लस 2 जो होता है CnH2n प्लस 2 जो होता है ये अल्केन होता है। CnH2n जो होता है अल्कीन होता है, और CnH2n माइनस 2 जो होता है वो अल्काइन होता है। अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अल्केन पूछ रहा है, अल्केन पूछ रहा है। तो अल्केन में क्या होता है, 2 जुड़ जाता है अल्कीन में। तो अल्केन पूछ रहा है तो अल्केन में 2 जुड़ जाता है। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2। तो ये क्या हो गया बी आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये किसका है अल्केन, अल्कीन का फॉर्मूला है, ये किसका है अल्काइन का। ये लिख लेंगे सब, ये अल्केन, ये अल्कीन, ये अल्काइन, और ये तो ऐसे ही कोई फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई नहीं, इसको जिसके भी बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको जानने के लिए पहला नंबर उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और दूसरा नंबर उसमें कितना उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 8 को कैसे लिखेंगे, बहुत बार लिख चुके हैं, 2 और 6। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको क्या पूछ रहा है, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। आंसर सी हो गया। लेकिन पूछता इससे कि इसका संयोजकता कितना है। आपके क्वेश्चन में अगर इसका संयोजकता पूछता तो कितना है, तो आपको पता है संयोजकता मतलब कि वैलेंसी पूछता कितना है। तो वैलेंसी क्या होता है, जितना भी इसको अपना आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये 6 है और 2 इसको मिल जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। तो इसका संयोजकता मतलब वैलेंसी इसका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 6 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो उस किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया 23 एवं परमाणु संख्या दे दिया गया 11, मतलब एटॉमिक वेट दे दिया गया 23 और एटॉमिक नंबर दे दिया गया 21। तो उसमें न्यूट्रॉन का संख्या भी जस्ट निकाले थे कि 12 होगा। 12 माइनस 11 क्या होता है,
एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें ये दे दिया गया है 23, प्रोटॉन दे दिया गया है 11, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा ना इधर घटा के 12। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट किए थे। नेक्स्ट कह रहा है मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का आधार क्या था। देखिए हम बताए थे, अभी जस्ट बताए थे पहला क्वेश्चन में। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो मोस्ले दिए थे और उसने तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया था, परमाणु संख्या पे। लेकिन उससे जस्ट पहले जो दिए थे मेंडलीफ दिए थे, उनका वो जो किस पे सजाए थे, वर्गों को परमाणु द्रव्यमान पे। तो मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पे सरवाए थे, लेकिन थी मोस्ले जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल पूछेगा या मोस्ले का पीरियोडिक टेबल पूछेगा वो किस पे है, परमाणु संख्या पे है। इंग्लिश वाले लिख लें कि द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ इज बेस्ड ऑन, पहला ऑप्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है एटॉमिक वेट, तीसरा ऑप्शन है या एटॉमिक मास कह सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है एटॉमिक वॉल्यूम और चौथा है एटॉमिक डेंसिटी। तो आंसर क्या होगा आपको पता है मेंडलीफ जो सजाए थे वो एटॉमिक द्रव्यमान पे, मतलब एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक मास पे समझाए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण, कह रहा है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण। तो मैं आपको बता दिया कि किसी भी परमाणु है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। अगर वो परमाणु क्या है, न्यूट्रल है, उस पे कोई पावर नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, +2 +3 ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें जितना भी प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर कितना हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र। तो जब हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताए थे, विरंजक चूर्ण के बारे में बताए थे कि विरंजक चूर्ण का जो है वो क्या होता है, रासायनिक सूत्र। याद है किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को याद है विरंजक चूर्ण का, बताइए। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र हम बताए थे CaOCl2। आप याद रख लें, मैं बताया था कि इन सब चीजों को आप रट के रखिएगा, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। तो CaOCl2। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो तत्व A और B जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना और इतना है, दोनों का, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दे दिया गया, दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दे दिया है, दोनों अभिक्रिया करके यौगिक बनाए तो उसका सूत्र क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, 2 elements A and B having their electronic configuration is 282 and 287. If they react to each other then and they form a compound, then what will be the formula of that compound? क्लियर है। तो मैं क्या बताया था कि किसी भी कंपाउंड को आपको फॉर्मूला अगर निकालना है तो उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा वैसे ही आपको क्या पता चल जाएगा, उसका वैलेंसी पता चल जाएगा, मतलब कि संयोजकता पता चल जाएगा। और संयोजकता पता चल जाएगा तो वहां से आप निकाल लेंगे। तो इसका संयोजकता कितना है, देखिए इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बताए थे कि 2 3 1 2 3 वाले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ही लूज करेगा। और जिसके बाहरी सेल में बोले थे कि 5 6 और 7 होगा, तो 5 6 और 7 होगा तो वो क्या करेगा, इसको 8 चाहिए करने के लिए, तो 5 6 7 होगा तो वो क्या करेगा, अपने को कंप्लीट 8 करने के लिए जितना चाहिए होगा उसको लेगा। तो 7 को 8 बनने के लिए क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं। A के नीचे A का संयोजकता लिख लेते हैं, B के नीचे B का संयोजकता लिख लिया। A का संयोजकता 2 आ गया और B का संयोजकता A आ गया, मतलब कि A का वैलेंसी 2 और B का वैलेंसी 1 आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, क्रॉस कर देते हैं, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे। तो A के नीचे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और B के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो AB2 कौन सा होगा, जो ये C आंसर होगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा C आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कह रहा है कि किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल गैस
द 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो देखिए आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ये जो होते हैं इसके बाहरी कक्ष में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, या अक्रिय गैस बोलते हैं, या इनर्ट गैस बोलते हैं। तो इसमें तो क्या होता है, 8 होता है। लेकिन हीलियम जो होता है, ये हीलियम ही अकेला है जिसके बाहरी कक्ष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और हम ये भी समझे थे कि इन सब हीलियम मतलब कि आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन को अपना संयोजकता पूरा करने के लिए बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन हीलियम जो है उसके बाहरी कक्ष में अगर 2 भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता पूरा हो जाता है और वो अक्रिय गैस की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप समझ में गए कि ये हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि नींबू का रस, संतरे का रस, ये क्या है, अम्ल है। कह रहा है कि इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि नींबू और संतरे का रस अम्ल है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जूस ऑफ लेमन एंड ऑरेंज इज एसिड। तो हाँ, जो लेमन या जो बताए थे जितने भी खट्टे चीज होते हैं एसिड बेस और सॉल्ट वाले में, जितने भी खट्टे चीज होते हैं उसका जो जूस होता है वो अम्ल होता है, एसिड होता है। तो ये सही है। चूना जल क्षार है। तो हम आप बताए थे चूना जल मतलब कि बताए थे ना कि लाइम वाटर क्या होता है, क्षार मतलब कि बेस होता है। ये भी सही है। धोने वाला सोडा विलियम क्षार है। तो ये भी बताए थे कि जो धोने वाला सोडा, जो वॉशिंग पाउडर है, वो भी क्या होता है, बेस होता है। तो इस तरह से ये तीनों सही है। तो उपयुक्त लास्ट ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो हाँ, सही सभी कथन क्या है, सही है। अगर आप एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला लेक्चर देखेंगे, 3-4 उसमें वीडियो है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात है कि जो अपना विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल है, उस पर जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, आप जो क्वेश्चंस टेलीग्राम क्रैक पॉलिटेक्निक में भेजते हैं, उसका सॉल्यूशन वहाँ पे करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कराया जाता है, जो आप वहाँ पे नया चीज़ सीखते हैं। अगर सिर्फ आप यहाँ पे पढ़ के छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस भी जाके वहाँ पे सीखिए, कीजिए। क्या होता है, बहुत छोटा छोटा वीडियो होता है, 20-25 मिनट का वीडियो होता है। आप खुद से देख लीजिए उसको कैसे क्वेश्चंस को किया जा रहा है, ताकि आपको पता भी चल जाए कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आता है। आप कुछ भी नहीं उठा के पढ़ें। ठीक है, तो आप उस चैनल पे 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज भी देखता हूँ मैं, आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दूंगा। आप क्वेश्चंस भी बहुत कम भेज रहे हैं क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे सेंड कीजिएगा। तो आप विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और कल परसों तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि सारे बच्चे एक दूसरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे। मेरा जरूरत ही नहीं था, कल बहुत सारा क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व करके भेज दिए। तो ऐसा होता है, अगर आपको कोई दोस्त आपका सॉल्यूशन भेजता है फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस मेरे को समझ में नहीं आया, इसका आप सॉल्यूशन बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए। अगला क्या है, यही इतना क्वेश्चंस था। ये हम लोग आप देख लिए कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछ रहा है। बिल्कुल जो हम लोग पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, पढ़ाया गया आपको, उसी में से सारा क्वेश्चन था। बहुत कम जो क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल अननोन थे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया जाएगा, तो आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल, और विलेज स्कॉलर से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कराया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और क्या पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मिलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।